Hello everyone and welcome back to the channel, and today in this lecture we are going to discuss about principle of natural justice, जो कि बहुत ही important concept है हमारे administrative law का। और तो चलिए शुरू करते हैं अपना principle of natural justice। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम एक कोट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि कहा है A.L. गुडहार्ट ने कि नेचुरल जस्टिस एक क्लोज रिलेशनशिप बताता है हमको मोरल लॉ का और एक कॉमन लॉ, मतलब जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं और जो कॉमन लॉ है उनके बीच का क्लोज रिलेशनशिप हमको कौन बताता है? नेचुरल जस्टिस बताता है। अब ये जो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये कहीं भी इम्पॉर्टेंट रूल्स नहीं है, या हम कह सकते हैं कहीं भी कोडिफाइड नहीं है, इनका कोई भी स्ट्रेट जैकेट रिजिड फॉर्मूला नहीं है कि हाँ दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दिस इज नॉट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे भी जिस केस के जैसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के किस प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए फॉर द इंक्वायरी एंड उस पर्टिकुलर केस से डील करने के लिए। एक केस लॉ आता है यहाँ पे स्वदेशी कॉटन मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इससे ये हेल्प हुआ था कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो कौन से लॉ का ब्रांच है? एक पब्लिक लॉ का ब्रांच है, और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? एक वेपन की तरह हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड जस्टिस टू द सिटीजन। ओके, नेक्स्ट इज कैनरा बैंक वर्सेस देवाशीष दास। इस केस में ये हेल्प हुआ था कि जो नेचुरल जस्टिस है वो एक अनदर नेम है फॉर दी कॉमन सेंस जस्टिस। कॉमन सेंस जस्टिस को अगर हम दूसरे नाम से जानते हैं तो वो है हमारा नेचुरल जस्टिस। अब एक फ्रैंक कमेटी करके कमेटी बैठी थी जिसने कुछ अपने 4 पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, कोई भी बिना सुनवाई के नहीं रह सकता, सबको अपना सुनवाई का अधिकार है। नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस, कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता है। अ पार्टी इज एंटाइटल्ड टू नो द रीजन, मतलब कि जो भी डिसीजन दिया गया है बाय द कोर्ट उसके पीछे व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड ऑल दोज जजमेंट, ये उस पर्टिकुलर पार्टी को पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पार्टी के पास में कॉपी होना चाहिए कि हाँ मेरा जो भी डिसीजन था उसका ये क्या है, एक कॉपी है कि हाँ दीज ऑल द रीजंस बिहाइंड द डिसीजंस। नाउ वी विल सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनजी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो डराइव हुआ है रोमन लॉ के कॉन्सेप्ट से, जिसको बोलते हैं जस्ट नेचुरली, है ना, जो क्या हमको बताता है रिलेशनशिप, जैसे कि गुडहार्ट ने कहा था रिलेशनशिप बिटवीन मोरल प्रिंसिपल्स एंड कॉमन लॉ, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये क्यों हम यूज़ करते हैं? कोई भी सेंसिबल मैटर होता है या कहीं पे हमको रीजनेबल डिसीजन लेना होता है तो उस प्रोसीजर को स्मूदन अप करने के लिए हम कह सकते हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल जस्टिस यूज़ करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये नहीं देखते हैं कि हाँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिसीजन, हाँ पर हम ये ज़रूर देखते हैं कि व्हाट वाज द प्रोसीजर बिहाइंड टेकिंग दोज डिसीजन। ठीक है, तो ये एक वही जो हमने शुरुआत में था, कोई इसमें स्ट्रेट रिजिड जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ ये ऐसे ही होगा वैसे नहीं, ये इसके बहुत अलग अलग कलर्स हैं। हम बस ये है कॉन्सेप्ट इसका इतना है कि जस्ट फेयर एंड इक्विटी, एट द एंड सिटीजन्स को जस्टिस मिलना चाहिए। अब जो हमारा नेचुरल जस्टिस है उसके 3 रूल्स हैं। पहला रूल है हियरिंग रूल, दूसरा है बायस रूल एंड तीसरा है रीजन डिसीजन। हियरिंग रूल का मतलब क्या होता है कि हर एक पार्टी जो भी अफेक्टेड है बाय द डिसीजन उसके पास ये राइट है कि वो एक्सपर्ट मेंबर्स के पास उसको फेयर अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने डिफेंस के भी पॉइंट्स रख सके कि हाँ उसने ऐसा क्यों किया या उसके डिफेंस में क्या सारी पॉइंट्स हैं, उसको बोलने का वो अधिकार है। दूसरा रूल क्या है हमारे नेचुरल जस्टिस का? बायस रूल। बायस रूल का मतलब ये होता है कि जो भी उस पैनल में एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको बायस्ड फ्री होकर के डिसीजन लेना है, उनको कोई भी पेक्यूलरी बायस या फिर पर्सनल बायस या कोई भी जुडिशियल ऑब्स्टिनेंसी शो नहीं करना है। अब ये जो मैंने टर्म्स यूज़ किया है या सब्जेक्ट मैटर बायस, इसके बारे में हम लोग कुछ देर में ही बस डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्या था? रीजन डिसीजन, कि जो भी कोर्ट डिसीजन देगी उसके पीछे उसको रीजन बताना होगा। अब पर्पस क्या है इस प्रिंसिपल का? तो पर्पस है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, to fulfill the gaps and loopholes of the law, to protect fundamental rights, basic feature of the constitution and no miscarriage of justice। ये है इसके पर्पस। अब रूल्स में हमने देखा 3 रूल्स होता है, ठीक है, हियरिंग रूल, बायस रूल एंड रीजन डिसीजन। तो रीजन डिसीजन बहुत ही छोटा सा है, तो आई थिंक कि पहले
पहले रीजन डिसीजन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो रीजन डिसीजन क्या होता है कि जो भी एग्रीड पार्टी होती है उसको फेयर चांस मिलना चाहिए उसको अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। इट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री पार्ट ऑफ द पार्टी अगेंस्ट हुम द डिसीजन इज मेड। ये एक सेटिस्फैक्ट्री पार्ट होता है, ठीक है हमारे अगेंस्ट ये आपने सज़ा हमको दे दी, लेकिन हमारे हिस्से का भी तो सुनो, हमारा डिफेंस पॉइंट क्या है, तो फिर उससे पार्टीज को भी क्या हो जाता है, सेटिस्फैक्ट्री मिल जाता है। ओके, इसके बाद अब 3 में से 1 हो गया हमारा रीजन डिसीजन, अब 2 बचता है, बायस्ड रूल अगेंस्ट बायस एंड रूल ऑफ फेयर हियरिंग। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं न्यूमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ, मतलब कि नो मैन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ठीक है, ये है हमारा रूल अगेंस्ट बायस का कॉन्सेप्ट। रूल अगेंस्ट बायस क्या होता है कि कोई भी इंसान खुद के केस में जज नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वो खुद के केस में जज बनेगा तो क्या होगा, वो अपने ही तरफ का फैसला सुनाना है कि नहीं। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे हमारे जुडिशरी में, हमारे जस्टिस सिस्टम में, इसलिए नेचुरल जस्टिस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रूल अगेंस्ट बायस, है ना। वह अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस। तो बायस मतलब होता है एनीथिंग दैट टेंड टू कॉज अ पर्सन टू डिसाइड अ केस अदर देन ऑन एविडेंस, मतलब कि एविडेंस बता रहे हैं कि हाँ ही इज राइट एंड ही इज रॉन्ग, बट एविडेंस को नकार देते हैं, एविडेंस को साइड में रख करके हम अगर कुछ डिसीजन दे रहे हैं देन दैट इज नोन एज बायस। तो जज को कैसा होना चाहिए, बायस फ्री होना चाहिए व्हाइल गिविंग द डिसीजन। अब न्यूमोजुडिक्स इन कॉजेस हुआ, एक लैटिन टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब क्या था, नो मैन शुड बी जज इन हिज ओन केस, इसीलिए देयरफॉर द नेसेसिटी ऑफ दिस रूल इज टू मेक द जज इम्पार्शियल एंड गिव जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो भी एविडेंस है उसके बेसिस पर जजमेंट देना है, इम्पार्शियल होकर के जजमेंट देना है विदाउट एनी बायस। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बायस। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बायस है, पर्सनल बायस, पेक्यूनियरी बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस एंड बायस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेंस। पहला आता है हमारा पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब क्या होता है कि कोई भी रिलेशनशिप होता है जो उस पर्टिकुलरली पैनल में बैठे लोग या कह सकते हैं अथॉरिटी और वो पार्टी के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है उसके बेसिस पर जाकर के अगर वो लोग डिसीजन दे रहे हैं देन दैट इज पर्सनल बायस। जैसे अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि इशू ये हुआ था कि देयर इज अ पर्सनल बायस इन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द हरियाणा सिविल सर्विस। तो एलिगेशन क्या थे कि जो भी मेंबर्स वहाँ उस पैनल में बैठे हैं वो क्या है, वो रिलेटिव्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के। तो कोर्ट ने ये कह लिया कि ठीक है भले ही वो उससे कनेक्टेड है, वो उसके रिलेटिव्स हैं, लेकिन क्या वो जो जजमेंट दे रही है, जो भी उनका इंटरव्यू हो रहा है, क्या वो उस रिलेशनशिप के बेसिस पर हो रहा है, नहीं, वो वहाँ पे बायसनेस शो नहीं कर रहा। तो दिस इज नॉट द मैटर ऑफ कि हाँ वो दोनों रिलेशनशिप में है, मतलब कि उनका रिलेशन है आपस में, वो उनके रिलेटिव लगते हैं कुछ, दैट मीन्स कि वो अपना बायसनेस शो करेंगे। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। तो यहाँ पे क्या हेल्प किया था उन्होंने कि मेयर प्रेजेंस ऑफ अ कैंडिडेट्स रिलेटेड टू अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी डज नॉट ऑन इटसेल्फ एस्टैब्लिश्ड बायस अनलेस देयर इज अ मटेरियल टू शो बायस। मटेरियल होना चाहिए वहाँ पे जो कि बायसनेस शो करे। इसके बाद हमारे पास है पेक्यूनियरी बायस। पेक्यूनियरी बायस मतलब क्या होता है कि कोई भी जुडिशियल बॉडी जो है वो जब फाइनेंशियल बेनिफिट अपना देखने लगता है, जहाँ पे पैसा आ जाता है, मनी आ जाता है, दैट इज पेक्यूनियर। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो जब भी जुडिशियल बॉडी का बेनिफिट फाइनेंशियली हो रहा है दैट इज पेक्यूनियरी बायस। इसके लिए 2 केस में आर वर्सेस गो स्ट्रीट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड दूसरा जे मोहपात्रा कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। दोनों में यही हेल्ड हुआ था कि जो अथॉरिटी थी उसकी रिलेशन थी एक आइदर ऑफ द पार्टी से जो केस लड़ रहे थे इन रिगार्ड टू फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली वो दोनों वो लोग अथॉरिटी से रिलेटेड थे, जिसकी वजह से वो जो पैनल थी वो बायसनेस शो करी थी। तो दैट वाज हेल्ड टू बी वॉइड, मतलब कि वो उसका री-हियरिंग हुआ उस केस का। इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर बायस। क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल किया कि हाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, जब कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो वहाँ पे कभी ये हो सकता है कि हाँ कुछ जजेस इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की ओर जाए और कुछ जजेस हो सकते हैं जब अगर वो सब्जेक्ट मैटर बायस दिखा तो वो गवर्नमेंट के साथ हो जाए, दैट इज सब्जेक्ट मैटर बायस। ठीक है, इसके
इसके लिए केस लो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राघवीर सिंह, कॉन्सेप्ट ऑफ बायस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मस्ट बी फेयर एंड अनबायस्ड एंड देयर डिसीजन मेकर्स कैन आल्सो कंसीडर गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स एज लॉन्ग एज दे डू सो इम्पार्शियली। इसके बाद आता है बायस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो एकदम जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो जजमेंट देंगे, वो अदर पार्टी को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड कि ऑब्स्टिनेंसी, कि वो इतने स्टबॉर्न, इतने जिद्दी अपने व्यू को लेकर के कि वो दूसरे पार्टी के एविडेंसेस को नहीं नोटिस कर रहे हैं या कोई भी लीगल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उनको भी वो नहीं देख रहे। दैट इज बायस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेंसी। इसके बाद हमारे पास आता है रूल ऑफ हियरिंग, जिसको कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब क्या होता है, लिसन टू द अदर साइड। इसका मतलब ये होता है कि सिंपली कि कोई भी पार्टी विल नॉट बी कंडेम्ड और पनिश्ड बाय द कोर्ट विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब कि उनको बिना अपॉर्चुनिटी मिले कि उनकी सुनवाई हो या ना हो, उसके बिना कोई भी कोर्ट उनको कंडेम या पनिश नहीं कर सकती है। अब क्या होता है, बहुत सारे जुरिस्डिक्शन में ऐसा होता है कि बहुत सारे बल्क ऑफ केसेस अनडिसाइडेड रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द गिविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब इसका लिटरल मीनिंग हमको पता चल गया कि हाँ, both the parties should be given a fair chance to present themselves with their relevant point and a fair trial should be conducted। अब इसके कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जैसे इशुएंस ऑफ नोटिस। हमको किसी को कोर्ट में बुलाना है तो हमको उसको नोटिस देना होगा टू इन्वॉल्व द फेयरनेस इन द प्रोसीजर। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? मोहिंदर सिंह गिल्स वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, मनरेगा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। तो इसमें क्या हुआ था कि उस पर्टिकुलर पिटिशनर का पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और उनको कोई भी फेयर हियरिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि दिस वाज इन द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके बाद था राइट टू हैव लीगल रिप्रेजेंटेटिव। गौरव कुमार बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड हुआ कि जो भी पर्टिकुलर पार्टीज हैं उनको खुद का लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखने का राइट है, और जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, एक एक कराई पाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 में क्या हुआ था कि जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो अनबायस्ड होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, विच इज शुड बी फ्री ऑफ बायसनेस। डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पी श्री रामाराव 1963। इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होना चाहिए, नाइदर ऑन द बेसिस ऑफ द बायसनेस। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट केस, स्वदेशी कॉटन मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि हमने देखा ही है, वही है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हमको देना होगा पार्टीज को टू प्रेजेंट देयर केस, जो भी उनका फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है वो सारे उनको प्रेजेंट करने का मौका देना होगा। उसके बाद आता है राइट टू क्रॉस एग्जामिन, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि फॉर फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस देयर शुड बी अ क्रॉस एग्जामिनेशन, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रीजन डिसीजन होना चाहिए, जो भी हम डिसीजन देंगे उसके बिहाइंड एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए टू इन्वॉल्व ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल कपूर। और लास्ट क्या है कंपोनेंट? अपील रिव्यू मैकेनिज्म, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड हुआ कि अपील का मैकेनिज्म होना चाहिए टू इंश्योर जस्टिस। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के? तो ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, पब्लिक इंटरेस्ट, express statutory provision, nature of the case is not of a serious kind, if it does not affect the status of the individual। तो ये है हमारे कुछ एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। होप सो कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझ आया होगा कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।